प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक और राउंडिंग ऑफ यानी कि पूर्णांक। तो चलो शुरुआत करते हैं। सार्थक अंक, इसको समझने के लिए बच्चों मैंने आपको यह मार्कर दे दिया और मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसकी लेंथ पता लगाओ। अब आप लोगों ने अपनी स्केल जो आपके पास होती है ऑर्डिनरी स्केल, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, इसकी लंबाई मेजर करना शुरू कर दी और आपने लंबाई मेजर करके मुझे बताई। आपने बताई, किसी विद्यार्थी ने मुझे बोला कि सर मैंने जो लेंथ मेजर करी वो आई है मेरी 4.1। उसी टाइम पर दूसरे विद्यार्थी बोला सर 4.2। ठीक, अब दो अलग अलग विद्यार्थियों ने मुझे दो अलग अलग डिजिट बताए, एक ने बताया 4.1, एक ने 4.2। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसको अपन समझते हैं। मान लो आपने जब स्केल से मेजरमेंट लिया तो 1, ये मैं स्केल बना देता हूं यहां पर 1 2 3। अब हो सकता है कि पहले विद्यार्थी जिसने 4.1 दिया उसने यहां देखा कि भाई ये यहां यानी कि ये जो 1 पॉइंट है इसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस पर आपका आ रहा है, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है होगा 4.1। दूसरे वाले ने माना कि ये 2 के नजदीक है तो उसने 4.2 लिख दिया। यही गलती करते हैं हम लोग, बीच में हमारा जब आता है तो हम लोग या तो इधर ले लेते हैं या इधर ले लेते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड चले जाते हैं या राइट हैंड साइड चले जाते हैं। यानी कि अब ये जो आखिरी वाला डिजिट है 1 और 2, ये आपका डाउट बना हुआ रहता है, ये एक डाउटफुल फिगर हो गया। इस पर आपको क्या है, शंका है कि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। ऐसी डाउट आपके बीच में है, आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं। आपको किसके ऊपर विश्वास है, तो आपको इस 4 के ऊपर विश्वास है। ये जो 4 आपने मेजर किया, आपने कहा हाँ 4 तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला जो 4 मैंने लिखा ये तो आपका हो गया बच्चों विश्वसनीय अंक, ये विश्वसनीय है। और ये आपका डाउटफुल यानी कि अविश्वसनीय, दोनों चीजें हो गई। समझ में आई आपको? मैं और भी अंक लेता हूं। मान लो मैंने लिखा 4.23। अब आप बोलोगे सर ये 3 वाला डिजिट हमारे लिए, हम इसको डाउट हमेशा ही रहता है, तो ये आपका क्या हो गया, डाउटफुल फिगर हो गया, यानी कि अविश्वसनीय अंक हो गया। और शुरुआत के ये जो 2 अंक हैं जैसे कि 4 और 2, ये आपके लिए क्या है, विश्वसनीय। तो बच्चों प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक अविश्वसनीय होता है और विश्वसनीय अंकों और पहले अंतिम अंक को सार्थक अंक माना जाता है। मतलब विश्वसनीय अंक और पहले जो पहला सबसे पहला जो डाउटफुल फिगर होता है उसको मिलाकर जिस अंक होता है उसे हम बोलते हैं सार्थक अंक। समझ में आई बात? ठीक, यानी कि हम जब भी कोई भी डिजिट लिखेंगे उसमें लास्ट वाला नंबर जो है वो हमेशा डाउटफुल रहता है। उस डाउटफुल वाले को, और जिस पर हमें ट्रस्ट है, विश्वास है, विश्वसनीय अंक और अविश्वसनीय अंक दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं सार्थक अंक। आया होगा समझ में? तो अब सार्थक अंकों की गिनती कैसे करनी है तो इसको समझते हैं। सभी अशून्य अंक, नॉन जीरो अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने लिखा एग्जाम्पल ऑल नॉन जीरोज, मतलब जिसमें जीरो नहीं आ रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने लिखा 1 4 5 6 9। अगर आपसे कोई पूछे कि इस अंक के अंदर कितने सार्थक अंक हैं तो आप बहुत आसानी से कहेंगे कि सर इसमें 5 सार्थक अंक हैं, यानी कि इसमें 5 ये देखो 1 2 3 4 5, सामान्य गिनती आप कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले, अगर मैंने लिखा 4 4 5 6 8, अब आपसे बोलूंगा, आप बोलोगे सर इसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट समझ में आया कि जितने भी नॉन जीरोज होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, सभी सार्थक अंक होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यदि आपने मान लो यहां मैंने लिख दिया कि 1.0054, यदि किसी संख्या में दशमलव अंक हैं और किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच के, ये देखो एक अशून्य ये और एक अशून्य, इसको भी मान लो शून्य ले ले। अब ये दोनों अशून्य हैं, इनके बीच में जितने भी शून्य आएंगे वो भी सार्थक अंक होते हैं। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने अंक, 5 अंक। और एग्जाम्पल कि 1.034, कितने अंक होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में जो जीरो आती है उसको सार्थक अंकों में गिनना है। यदि संख्या में दशमलव बिंदु है और उसके बीच में जितने भी शून्य आते हैं, किसके बीच में, 2 नॉन जीरो के बीच में, यानी कि
दो अशून्य के बीच में जितने भी अंक आते हैं उसको उसके अंदर गिनना है। ठीक, ये दो नियम हो गए। पहला, जितने भी नॉन जीरोज होते हैं यानी कि जितने भी अशून्य होते हैं, अशून्य अंक होते हैं, उन सबको सार्थक अंकों में गिनना है। दूसरा, यदि दशमलव बिंदु हैं और उनके बीच में जितने भी जीरो भी आ रहे हैं तो भी उनको सार्थक अंकों में गिनना है। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। जैसे कि मैं लिखता हूं 0.00345। ठीक, अब ये आपका अशून्य अंक है बाईं ओर, जो कि आपका प्रथम अशून्य अंक है ना। अब इसके बाईं ओर इधर जितने भी शून्य होते हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। सामान्य सी बात, यदि संख्या एक से छोटी हो तो 0.00 इस टाइप से होगी या 0.1234 ऐसे होगी। यदि संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर अर्थात ये दशमलव है, इसके दाईं ओर यानी कि इधर, और अशून्य अंक, ये अशून्य अंक इसके बाईं ओर इधर आ रहे हैं, तो इनको हमें सार्थक अंकों में नहीं गिनना। तो यहां टोटल कितने अंक आएंगे? 1 2 3। इसमें कितने सार्थक अंक? तो आप कहेंगे 3 सार्थक अंक हैं। जैसे कि अगर मैं और भी उदाहरण दूं कि जैसे 0.045। अब आप बताएं इसमें कितने सार्थक अंक? तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 सार्थक अंक हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक से छोटी संख्या आएगी तो उसके आगे जो शून्य होते हैं उनको हमें सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। बस ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दशमलव नहीं है, मैंने यहां लिखा बच्चों 3500। अब इसमें कोई दशमलव नहीं है। अगर दशमलव नहीं है तो इसके पीछे जो जीरो आ रही है वो सार्थक। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, जो आगे आने वाले शून्य है, उसको आप सार्थक अंक नहीं होते। इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इसमें 2 अंक और भी लिखे। मान लो मैंने लिखा 75600, तो ये आखिरी के 2 जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। इसमें कुल कितने सार्थक अंक है? तो 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना सरल है, यानी कि जिसमें अगर दशमलव नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो लास्ट वाले जीरो को हमें काउंट नहीं करना है। समझ में आ रही होगी आपको बातें। अगला पॉइंट है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है कि अंतिम अथवा अनुगामी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहां लिखा 3.200। अभी मैंने यही बात लिखी तो वहां आपने कहा, केवल मैंने थोड़ी देर पहले 3200 लिखा था और आपसे पूछा तो आपने बताया कि सर 2 ही सार्थक अंक हैं, क्योंकि आगे शून्य आते हैं तो उसको नहीं गिनते। पर उसमें एक शर्त यह थी कि अंकों में दशमलव नहीं होना चाहिए, तब जाकर आखिरी के शून्य में सार्थक अंकों में नहीं गिनना। यदि अंकों में दशमलव हैं, जैसे कि इसमें, यदि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है तो अंतिम और अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक अंक, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? तो आप बोलेंगे 4, 4 सार्थक अंक इसके अंदर। मात्रक बदलने से सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपने कभी, जैसे कि मान लो मैंने यहां लिखा 1 सेंटीमीटर, इसमें अभी एक ही सार्थक अंक है। अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.01 मीटर। अभी भी इसमें एक ही सार्थक अंक है, अर्थात मात्रक बदलने से सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बातें समझ में आई? एक बार और रिवीजन कर रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सारे नॉन जीरो सार्थक अंक होते हैं। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिएगा
कि अगर इसमें कहीं दशमलव लगी है, मान लो यहाँ लगी हुई अशून्य अंक के बीच में या कहीं पर भी दशमलव लगी, तो दशमलव के स्थान का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है कि दशमलव कहाँ लगी है उससे सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दशमलव बिंदु है वो तो दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी जीरो आते हैं सब सार्थक अंक होते हैं। अगला मैंने आपको बताया कि यदि संख्या एक से छोटी है तो जो आगे जो शून्य आ रहे हैं, यानी कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर, दशमलव के इधर मैंने उस समय बता दिया था कि जैसे ये 3 है तो इस 3 के जो लेफ्ट में जीरो आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना है, सिंपल सा तरीका। उसके बाद ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम और अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हमने कोई संख्या लिख दी, उस संख्या के पीछे अगर क्या नहीं है, दशमलव नहीं है उस संख्या में और पीछे जीरो आ रहे हैं तो उसको आपको सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। जैसे मैंने 3500 को उदाहरण दिया, 75,600 का दिया, तो इसमें 3 सार्थक अंक हमने कहे, पीछे की 2 शून्य को नहीं गिना। अब ऐसी संख्या जिसमें अगर दशमलव आ जाए तो पीछे जो शून्य होते हैं उसको आपको सार्थक अंकों में गिनना है। जैसे कि मैंने अभी और भी लिख लेते हैं 3.500000। अब ये सब सार्थक अंकों में हमको गिनना है, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। अगर पद्धति बदलती है, मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाएंगे तो सार्थक अंकों पर कोई भी फर्क पड़ने वाला। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा। वो कंफ्यूजन ये है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि दशमलव अगर किसी संख्या में नहीं है और उसमें जो आगे जो शून्य आती है, जो अनुगामी शून्य होती है, उनको सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। यहां आपने सार्थक अंक लिखे बच्चों 2। और अगर मैंने इसमें दशमलव लगा दिया और आपसे बोला तो आपने लिखे सार्थक अंक यहां पर 4। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सभी अंकों को क्या करना चाहिए बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहिए। एक आदर्श विधि है वैज्ञानिक विधि। चलो जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि 2.3 × 10⁻²। बच्चों ये जो वैज्ञानिक विधि में जब आपने लिखा, इसमें ये जो 10⁻24 है इसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, इसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, यहां आपके उस कंफ्यूजन से बचने का एक उपाय है कि या तो अंकों को कहां लिखा जाए, सार्थक अंकों में लिखा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाए। तो आप पूरी फिजिक्स उठा के देखेंगे तो ज्यादातर क्या करते हैं, इसको सार्थक अंकों में यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में ही सभी अंकों को लिखा हुआ रहता है। और यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इनको हम 10 की घातों में नहीं लिखते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो विधियां हमने 6 पॉइंट 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं पॉइंट्स के अंडर आपको चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आपको यही विधि प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने दशमलव नहीं है तो फिर उसमें आप बोलेंगे कि भाई 2 अंक हैं, और अगर दशमलव है तो आपके सामने जैसे कि ये कितने हो गए, 4 अंक हो गए। तो समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, सभी को हमें वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। वैज्ञानिक पद्धति में आपको लिखना आता होगा कि हमें 10 की घात में कैसे लिखना। मान लो हमारे पास एक अंक में यहां लिखूं, मैंने लिखा 4200। इसको अब आपको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो आप इसको लिखोगे बच्चों 4.2 × 10⁻3। ये आपकी वैज्ञानिक पद्धति हो गई। इस प्रकार से आपको सभी अंकों को लिखना रहता है। ठीक है, अब कुछ सार्थक अंकों को अपन हल करके देखते हैं। आप बताइएगा कि किसमें कितने सार्थक अंक हैं। ये यहाँ 2.64 × 10⁻25। अब बताएं, आप वीडियो को रोक दें और सभी लिख ले पहले कि भाई इस वीडियो पहले वाले का ये आंसर है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, छठे का ये, सातवें का ये, आठवें का ये। इस प्रकार से सभी के आंसर लिख ले जल्दी से, जल्दी करें बच्चों। ठीक है, जल्दी से लिख लें सभी के सार्थक अंक। ठीक, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब पहले में देखते हैं 0 जो आपका है 0.008 है ना, 0.008। अब यहां कितने अंक हैं, हमने कहा जब संख्या 1 से छोटी हो तो आगे आने वाले शून्य
सार्थक अंकों में नहीं काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, नहीं गिनना है, तो ये गिने जाएंगे क्या? नहीं गिने जाएंगे। तो बच्चों इसमें हुए कितना सार्थक अंक है इसमें। फिर तीसरे में देखो 2.84, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 अंक हो गए बच्चों, 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी हमने बताया कि 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, यानी ये जो 10 की घात 25 है इसको हमको नहीं गिनना है, यानी कि इसमें कितने अंक हो गए बच्चों? 3 सार्थक अंक हो गए। अगले वाले में चले, यहां देखेंगे तो यहां पर भी आपके 4 सार्थक अंक हैं। इसमें देखो दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो इसमें दशमलव आ रही है तो आगे आने वाली शून्य क्या करेंगे? सार्थक अंकों में गिनी जाएगी, अर्थात इसमें कितने अंक? 4 अंक। ठीक, 6.032, इसमें भी 4 अंक। दशमलव के स्थान का सार्थक अंकों पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें देखो, इसमें भी वही 1 से छोटी संख्या, यानी अनुगामी शून्य जो होती है वो सार्थक अंक, सॉरी अनुगामी नहीं, आगे आने वाली संख्या शून्य, ठीक है, तो वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती है। और अगर ये 0 बीच में आ रहा है तो किसके बीच में आ रहा है? 2 अशून्य संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच में जो 0 आता है उसको हम सार्थक अंकों में गिनते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक? 4। अब उत्तर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए। अगर आपने गलती करी है तो एक बार और वीडियो को पीछे ले जाकर सारे सार्थक अंकों के नियम एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ पूर्णांकन। ठीक, पूर्णांकन करने की जरूरत हमें हमेशा से पड़ती है। ठीक है, जब भी हम मैथ्स पढ़ते थे छोटी क्लासों में या और कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि कभी कभार हम लिखते थे, मान लो हमने लिखा 4.344, इस टाइप से 4 आता था, तो हमें टीचर बोलते थे कि इसको राउंड अप कर दो और इस 4 को सबको छोड़ दो। और वहां हमें ये बोला जाता था कि भाई 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दो और 5 से अगर कम है तो 1 वैसा ही रहने दें उसको, ऐसा कहा जाता था छोटी कक्षाओं में। ठीक है, तो अब हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 3 स्थितियां यहां हो सकती है, जब अंक 5 से अधिक हो, जब अंक 5 हो और जब अंक 5 से कम हो। पहले 5 से कम हो, 5 हो या 5 से अधिक हो, ये 3 स्थितियां बनेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक हो तो पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 4.368, इस टाइप से मैंने यहां लिखा। अब मुझे ये कहा जाए, आपको ये कहा जाए कि आप इन्हें 3 सार्थक अंकों में राउंड अप करिए, 3 अंकों तक ही हमें इसको रखना है। ठीक है, तो अब 3 अंकों तक रखना है तो ये 1, ये 2 और ये 3 रखना, ये 3 रखना है। तो अब ये देखो, ये 8 को हमें छोड़ना है, 8 और 8 के बाद वाले सब छोड़ते हैं, तो 8 हमारा छोड़ने वाला अंक हो गया। 8 क्या 5 से अधिक है? तो हाँ 5 से अधिक है, 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 है। तो जब 5 से अधिक है तो इस वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे, तो अब आपका उत्तर हो जाएगा 4.37। जब अंक 5 से अधिक होता है तो क्या करना रहेगा? जो अंक है उसमें 1 बढ़ा देना है, पहले वाले में पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि भैया इसको ठीक है 3 में नहीं, इसको 2 ही अंकों में हमको लेना है, तो 2 अंकों में लाने के लिए अब आपका, जैसे कि हम इसे 2 अंकों में लाना चाहते हैं, तो यानी कि अब आप 2 में लाना चाहते हैं, आपको ये दोनों तो रखने हैं। छोड़ना कौन सा अंक है? ये, यानी छोड़ने वाला अंक आपका फिर 5 से अधिक है। तो जब छोड़ने वाला अंक आपका 5 से अधिक होता है तो हमें क्या करना रहता है? जो पूर्ववर्ती अंक, इसके पहले कौन है? 3 में 1 बढ़ा दिया, इसको लिखा 4.4। समझ में आई बात? ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि छोड़ने वाला अंक 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती अंक को अपरिवर्तित रखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा 3.824,
इस टाइप से। मान लो मैं आपसे कहूं कि इसको 3 अंकों में लिखिए, 3 अंकों तक रखना, तो 3 अंकों तक रखना है। तो अब आपका 1 2 3 ये शुरू के तो रखने, छोड़ना कौन सा अंक है, ये 4 वाला। क्या 4 5 से कम है कि 5 से अधिक है, तो 4 5 से कम है। अगर 5 से कम है यानी कि छोड़ने वाला अंक यदि 5 से कम है तो पहले आने वाले अंक को अपरिवर्तित, यानी इसमें कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा, यानी इसको सीधे सीधे लिख देंगे 3.8। सामान्य सी बात। यदि आपको मैं कहूं कि इसको आप जो है 4 अंकों तक लाइए, तो ठीक है 4 अंकों तक लाते, तो 3.824 ये तो रखने वाले हैं। छोड़ने वाला आप कौन सा हो गया भैया, 3 छोड़ने वाला हो गया। क्या छोड़ने वाला 5 से कम है, तो हाँ 5 से कम है, तो इस अंक में कोई बदलाव हमें करना है क्या, 4 में नहीं, 4 को ऐसे कैसे रहने देना है। समझ में आ गई होगी आपको बात कि यदि छोड़ने वाला अंक 5 से कम है, जिस अंक को हमें छोड़ना है, अगर वह 5 से कम है तो उससे आगे वाले अंक को हमें नहीं छेड़ना है, उसको ऐसा कैसा रहने देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि छोड़ने वाला अंक 5 और 5 के बाद 0 है, ठीक है, यानी कि ऐसे अंक की बात कर रहे हैं जिसको हमें छोड़ना भी है और उसके बाद सारे अंक क्या है, 0 है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक, उसमें सबसे पहले सम वाले पर चर्चा करते हैं कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो अंक को छोड़ दिया जाता है, और यदि पूर्ववर्ती अंक विषम है तो उसमें एक बढ़ा दिया जाता है। देखते हैं, उदाहरण के लिए मैंने अंक लिखा 34.45, इसके बाद क्या है, 5 के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 है। ठीक, अब आपके पास छोड़ने वाला अंक 5, पहली कहानी क्लियर। यदि छोड़ने वाला अंक 5 हो और उसके बाद क्या हो, 5 के बाद 0 हो, ठीक, छोड़ने वाला अंक क्या हो, वापस से रिपीट करो, छोड़ने वाला अंक क्या हो, 5 हो और उसके बाद क्या हो, 0 हो। अब ये छोड़ने वाला अंक बच्चों 5 है और इसके बाद 0 है, तो ऐसी परिस्थिति में ये देखेंगे कि उसका पूर्ववर्ती अंक यदि क्या है, सम है, तो क्या 4 सम है या विषम है, तो 4 सम है यानी कि इवन है। अगर इवन नंबर है यानी कि सम है तो आपको करना यह है कि उसको आपको 34.4 यानी कि जो अंक छोड़ना है उसको छोड़ दिया जाता है, पूर्ववर्ती अंक सम है तो अंक को केवल छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव हमको नहीं करना है। यानी हमें 3 अंकों में लाना है तो 34.4 हमने ऐसा कैसा लिख दिया। पर यदि इसमें घटना ये घट जाती, इसी को लिख देते हैं 34 यहां हम लिख देते हैं 3। अगर छोड़ने वाला अंक यहां कितना है, 5 है और बाद में 0 है। अब क्या करना है कि अगर ये अंक छोड़ रहे हैं तो इसके आगे वाला अंक अब हमें देखना है। आगे वाला अंक अगर विषम है तो 1 अंक बढ़ाना है, तो अब आप उत्तर में लिखोगे 34.4। क्या समझ में आई कहानी? पर अभी मैं ये जो कह रहा हूं, ये रिपीट कर रहा हूं, ये इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बाद में आपको कंफ्यूज करेंगे और आपसे गलतियां हो सकती है। और यदि आप नीट के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी और आप गलती करके आएंगे। ठीक है, हालांकि नीट में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये फोकट का नंबर है। ठीक है, तो देखो, यदि हटाए जाने वाला अंक 5 है और उसके बाद 0 के अलावा अन्य कोई अंक आता है तो पूर्ववर्ती अंक को 1 बढ़ा देना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी हमने कहा कि हटाए जाने वाला अंक, मैंने लिखा 3.5456। अभी हमें इस 5 इसको 3 अंकों में ही रखना है। अब हटाने वाला अंक हमारा क्या है, 5। ठीक, 5 और उसके बाद 0 के अलावा कोई अंक, यहां 0 के अलावा अंक है 6। अगर 0 होता तो हमारा नियम लागू होता। कौन सा नियम लागू होता? पहले वाला, कि अगर 5 के बाद अगर 0 है और पूर्ववर्ती अंक अगर सम है तो हमें उसमें कोई बदलाव नहीं करना था, आप सीधे सीधे उत्तर लिख देते थे 3.54। पर यदि उसके पीछे कुछ अंक हैं, कुछ संख्या है, तो उसको आप लिख सकते हैं 3.5। इसको हटाना है तो 1 बढ़ाएंगे तो 5. ठीक, ये कंफ्यूजन रहता है। कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से भी बताते हैं और वो भी सही तरीका है कि आप ये मान के चले, अगर ये नया पॉइंट नहीं पढ़ना है तो इसमें हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि अगर संख्या, छोड़ने वाली संख्या 5 से अधिक हो
तो पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ ये भी एक तरीका है कि एक ट्रिक हो गई कि भाई ये जो संख्या मान लो 56 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में हमने 1 बढ़ा दिया। ये भी एक तरीका होता है, ठीक। पर विद्यार्थी क्या है कि वो आदत हो जाती है ना एक अंक देखने की, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो ये 2 तरीके हैं। अगर 5 है तो उसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि अगर उसके बाद 0 आ रही है तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 के बाद 0 आ रही है और उसी को हटाना है, तो उससे आगे अगर सम है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। और अगर 0 के अलावा कोई अंक है तो उसमें फिर क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। और कोई इसमें बड़ा साइंस नहीं है बहुत ज्यादा। अब इन अंकों को आपको पूर्णांकन करना है, कुछ अंक आपको दे रहा हूं, इनके करके देखेंगे कितने अंकों में करना है। तो वो तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो लिखेंगे हम इसमें कि 3 अंकों में। विद्यार्थियों 3 अंकों में दी गई संख्याओं का पूर्णांकन कीजिए। फिर वही तरीका, वीडियो रोकना है, वीडियो रोककर सभी को हल करना है, और उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊंगा उसको फिर मिला लेना है। तो रोक दो वीडियो और लिख लो पहले इनके उत्तर, ठीक। देखो बच्चों आपने लिख लिए होंगे। अब देखो मैंने यहां देखा 6.34, इसको कितने अंकों में राउंड अप करना है, तो 3 अंक। तो मैंने यहां जैसे कि लिखा 6.3। अब छोड़ने वाला अंक कितना है बच्चों मेरा, 4। 5 से अधिक या 5 से कम, तो 5 से कम, यानी कि 5 से अगर कम है तो उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, यानी उसके आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। फिर आते अगला 6.368। अब इसमें छोड़ने वाला अंक 8। 5 से अधिक या 5 से कम, 5 से अधिक। अगर 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में क्या करना रहता है, 1 बढ़ाना रहता है। पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे, यानी ये 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 6.37, ठीक। अगले में आओ, इसमें छोड़ने वाला अंक 5 है, क्योंकि हमको तो 3 ही अंक चाहिए। अब ये 11 तो ठीक है, 1 का क्या करना। अब आपका पास वाला जो वाला रूल है उस रूल को लागू करो। रूल में मैंने ये कहा कि यदि संख्या के पीछे 5 के पीछे 0 के अलावा कुछ है तो इस अंक में क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है। तो इसमें 1 बढ़ा दिया। 0 के अलावा कुछ हो तो ये 0 के अलावा है, तो ये बात भी अपने को समझ आ गई, ठीक। या फिर वही तरीका, एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने 5 से अधिक, तो 51 5 से अधिक है इसीलिए 1 बढ़ा दिया। फिर इसमें आओ, अब इसको छोड़ने वाला, इसको 3 में बनाना, इसके छोड़ने वाला अंक 5 है और इसके पीछे क्या है, 0 है। तो इस परिस्थिति में अब इसका पूर्ववर्ती अंक देखना है। पूर्ववर्ती अंक क्या है, सम है। सम है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर इसमें देखो, इसमें छोड़ने वाला अंक क्या है, 5 है और पीछे क्या है, 0 है। तो बच्चों इसमें भी सम विषम देखना है। तो हम यहां देखेंगे यहाँ क्या है बच्चों, सम है, तो इसको भी कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे लिख देना है। अगला है 14.95, इसमें छोड़ने वाला अंक कितना है, 5 है। उसके आगे क्या है, 9 है। 9 सम है कि विषम है, तो 9 विषम है। विषम है तो इसमें 1 हम बढ़ा देंगे। ये आपका हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं, पूर्णांकन कर सकते हैं। जीरो 0.081749 को 2, 3 और 4 सार्थक अंकों में पूर्णांकन करना है। तो ये जो नंबर है इसको हमें 2 सार्थक अंकों में, 3 सार्थक अंकों में और 4 सार्थक अंकों में पूर्णांकन करके देखना है, राउंड अप करके देखना है। तो सबसे पहले हम 2 सार्थक अंकों में इसको राउंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो 0.81749। अभी हमारे पास अगर 2 अंकों में लाना है तो छोड़ने वाला अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। 7 5 से अधिक है, तो इससे आगे वाला अंक, ये जो अंक है इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.82।
अब देखो अगले में हमें 3 सार्थक अंकों में लाना है, तो 3 में लाना है, तो अब हमारे पास छोड़ने वाला अंक क्या हो गया, 4 हो गया, जो कि 5 से कम है। तो अंक को हमें जब हमें 3 अंकों में लाना है तो कैसे, ऐसा कैसा लिख देना है, तो 0.0817। अब चौथे अंक में चलते हैं, तो 0.0817। अब छोड़ने वाला अंक हमारे पास 9 है, जो कि 5 से अधिक है, तो एक इसमें हम ऐसा कैसा बढ़ा दें। तो बच्चों ये आपका 4 अंकों में, 4 सार्थक अंकों में इसका राउंड अप हो गया। अगला लेते हैं 3 to 1.35 को 2, 3, 4 सार्थक अंकों में गुणांकन करना है, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको 2 जो सार्थक अंक हैं उसमें लाने की प्रयास करते हैं, तो 3 to 1.35। अब यहाँ देखो कि हमारे पास ये वाला अंक जो है इसको हमें छोड़ना है, और ऐसी परिस्थिति में ये जो कि 5 से कम है, तो इसीलिए आप इसे यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 0 कर देंगे, तो 3 to 0। ठीक, ये आपका हो जाएगा 2 सार्थक अंकों में। फिर 3 में बनाना है, तो अब देखो 3 to 1, 3 to 1.35 को 2, 3 और 4 सार्थक अंकों में राउंड अप करिए। तो इसको बच्चों हमें सबसे पहले तो 2 सार्थक अंकों में लेकर आना है। ठीक है, अब 2 सार्थक अंकों में लाना है, और आप अगर 2 में लाते हैं तो केवल 32 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहां देखो ध्यान से, इस वाले अंक को छोड़ना है, या छोड़ने वाला अंक 1 है जो कि 5 से कम है, इसीलिए आप यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, 0 प्रयोग करेंगे। तो ये 2 सार्थक अंकों में हो गया। फिर 3 में लाना है, तो 3 to 1.35। अब छोड़ने वाला अंक 3 है जो कि 5 से कम है, तो आगे वाले अंक को हमें ऐसे के ऐसे रहने देना है, तो 3 to 1. अब हमारे पास अगर 4 सार्थक अंकों में लाना है, तो 3 to 1, 3 आ रहा है। अब यहाँ छोड़ने वाला अंक कितना है, 5 है। ठीक, और 5 के आगे क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो एक अंक हमने को बढ़ा देना है, तो 3 to 1.4। काफी इजी था। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब सार्थक अंकों के साथ हम कुछ संक्रियाएं करते हैं। अगर आपको योग करना है या अंतर करना है, तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है, अंतिम परिणाम आता है, उसमें उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जितने योग या अंतर की जाने वाली राशि में दशमलव के बाद कम से कम। आप योग कर रहे हैं, उसमें दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक जिसमें है, कम से कम हम जिस सार्थक अंक में है उसको हमें, उसमें जितने अंकों बाद दशमलव है उतने अंकों बाद हमें फाइनल रिजल्ट में दशमलव लगानी है। तो एक उदाहरण लेते हैं और उसकी सहायता से इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3.2 प्लस 3.45 8.769। अगर सामान्यतः इसका उचित सार्थक अंकों में योग कीजिए, प्रश्न ये हो गया ना, उचित सार्थक अंकों में योग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां लिखा 3.2, 3.45, 8.769 को ऐड करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका 9 हो जाएगा, 6, 5, 11, और ये हो जाएगा 3, 4, 7, 7, 7, 14। ठीक है, अब 3 और 1 4, 4, 3 7, 7 और 8 15। अगर सामान्यतः आपको एडिशन करना है तो आप ये कर दोगे। अब फाइनल उत्तर में प्रश्न में है कि उचित सार्थक अंकों में बताइए कि क्या उत्तर आने वाला है। तो अब ये देखो, ये जो सार्थक अंक हैं इसमें दशमलव के बाद एक अंक तक ही दशमलव है, और हमने यही नियम बताया है कि दशमलव के बाद जिसमें कम अंक तक दशमलव आ रही है, जब सबसे कम वाला, देखो क्या करना है, संख्याओं का योग या अंतर से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक देने चाहिए जितने योग या अंतर की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। ठीक, यानी कि इसको जोड़ रहे हैं, उसमें दशमलव बाद सबसे कम से कम सार्थक अंक कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो हमारा उत्तर में भी 1 अंक बाद, हमें 1 अंक बाद तक ही दशमलव होना चाहिए, जैसे कि ये 15 दशमलव। अब दशमलव के बाद 1 ही अंक लेना है, यानी कि अब इस अंक को छोड़ना है। छोड़ने वाला अंक जो है
5 से कम है तो कितना, ये 4 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, यानी कि 15.4। अगले पर आते हैं, 13.63 माइनस 10.3 अंतर। तो अंतर में भी सेम नियम है, तो हम करते हैं इसको अंतर करने का तरीका तो आपको आता है। यहां आ जाएगा 3, 6 में से 3 तो 3 और 13 में से 10 तो 3, 3.33। अब यहां देखें तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, अर्थात हमें भी उत्तर में अब दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, अर्थात इस 3 को हमें छोड़ना है। छोड़ने वाला अंक 5 से कम है, अर्थात हमारा जो उचित सार्थक अंकों में जो फाइनल उत्तर होगा वो होगा 3.3। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में। अब देखो इसमें और उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब योग और अंतर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जोड़ने या घटाने वाली संख्या में किस संख्या में सबसे कम दशमलव के बाद अंक हैं, ठीक। और गुणा या भाग करेंगे तो हम ये ढूंढेंगे कि सबसे कम असार्थक अंकों वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सार्थक अंक उतने ही रहने देने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। उदाहरण तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 11 का इसमें करेंगे तो 11 चौक 44 हासिल का 4, 11 चौक 44, 44 और 4 48 हासिल का 4, 11 छंग 66, 66 और 4 70 हासिल का 7, 11 33 और 7 40। अब देखो 2 अंक बाद ये और 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगी पीछे से। अब ये देखें कि इसमें सबसे कम सार्थक अंक तो 11 में 2 सार्थक अंक हैं और यहाँ 4 हैं, तो 2 सार्थक अंकों में इस उत्तर को अपन को लाना है, यानी कि हमारे पास छोड़ने वाला अंक 0 है तो छोड़ देंगे, उत्तर हो गया हमारे पास 40। और उदाहरण लेते हैं, अब ये एनसीईआरटी का उदाहरण है कि किसी घन के प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये तो हम जो छोटी कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से हमने सीखे हैं 10वीं वगैरह वगैरह में, तो वो आप निकाल सकते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास 7.23 है, तो 7.23 का मान हमने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने पर ये मान आ रहा है। अब चूंकि हमने यहाँ पर वर्ग किया है, गुणा किया है, और यहाँ देखो आप ध्यान से इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो टोटल 4 सार्थक अंक है, तो उत्तर भी हमारा 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए। तो ये जैसे कि यहाँ देखो छोड़ने वाला अंक 9 है जो 5 से अधिक है, इसीलिए 2 में 1 बढ़ाकर यहाँ उत्तर लिखा 311.3 वर्ग मीटर। घन का आयतन इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा। अब इसको भी 4 सार्थक अंकों तक ही लाना है उत्तर को, तो छोड़ने वाला अंक यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को छोड़ दिया क्योंकि ये 5 से कम है, तो आगे वाला अंक ऐसा कैसा रहने देंगे, उत्तर ये आ गया। इसी प्रकार से एक और ये भी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 घन सेंटीमीटर है। सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना 5.74, आयतन है 1.2, ठीक। तो 5.74 यानी कि अब अगर मैं बात करूं 574 को मैं 12 से भाग देता हूं, अभी दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 36 12 चौक 48, ठीक। यहां से कितने बचेंगे हमारे पास 9, अब 12 साथी 84, बचेंगे कितने 10। अब यहाँ लगाओ, ठीक, डेसिमल। अब ये हो जाएगा आपका 12 8 96, अब 4, फिर 12 36, अब ये 3 आगे आते जाएगा, यानी हमारे पास आ रहा है 47। अब देखो यहाँ 2 - 1 यानी 1 अंक और इधर आ जाएगा दशमलव, तो 4.7833333 इस प्रकार से आ रहा है। अब आपका उत्तर जो है 2 ही सार्थक अंकों में होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम सार्थक अंक आपको चुनना रहता है। तो सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं, तो 2 अंकों में इसको लाना है। तो यहाँ छोड़ने वाला अंक कितना हुआ बच्चों, 8 हुआ, तो इसको 1 इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।